ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। तिब्बती युवा कांग्रेस की 16वीं आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत, नेपाल, भूटान और अमेरिका से 40 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। तिब्बती युवा कांग्रेस की 16वीं आम सभा की 6 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। तिब्बती युवा कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग का शुभारंभ निर्वासित तिब्बत सरकार के स्पीकर खेनपो सोनम थेनिप ने किया। कीर्ति मोनेस्ट्री के मठाधीश कीर्ति रिनपोचे विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। 6 दिवसीय बैठक में अगले 3 साल का खाका तैयार होना है, जिसमें आगामी राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में भारत, नेपाल, भूटान और अमेरिका से 40 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। 16th General Body Meeting of Tibetan Youth Congress is held every 3 years after. So today we have participants from all over the world. We have here 45 chapters from America, from Nepal, from Bhutan to India. Again, we have 6 long days. We have a meeting with agendas and we have discussed all this and we have all our old resolution. GBM की यह बैठक 3 साल में एक बार होती है, जिसमें 3 वर्ष के लिए बड़े फैसले लिए जाते हैं। धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एस गोपालपुरी, जी मीडिया। मासूम युग को इंसाफ दिलाने के लिए शिमला में बार एसोसिएशन युग के परिवार के साथ खड़ी हो गई है। हत्या के आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया। मासूम युग को इंसाफ दिलाने के लिए शिमला बार एसोसिएशन भी युग के माता पिता के साथ खड़ी है। मासूम युग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने की जंग जारी है। युग के माता पिता उसके गुनहगारों को उस दर्द का एहसास करवाना चाहते हैं जो उन्होंने मासूम युग को दिया। इसलिए लगातार केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच शिमला बार एसोसिएशन भी युग के माता पिता के साथ खड़ी है। शिमला बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि मासूम की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। युग जो हत्याकांड हुआ है, इसको हमारे बार ने कंडेम किया है। ये बड़ा हीनियस क्राइम है और ये यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर कर भी एक कुठाराघात है कि इस तरह का मर्डर, इस तरह का ब्रूटल हत्या एक शिशु की हुई है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको खोज करने के लिए 3 साल लगा दिए हैं। कोई भी बार का मेंबर, इस बार का मेंबर युग के हत्यारों का केस नहीं लड़ेगा। हमारी संवेदनाएं युग के परिवार के साथ है, उनको भगवान हिम्मत दे। हैरान करने वाली बात यह है कि युग के अपहरण और हत्या के बाद भी आरोपी पैसों की खातिर युग के माता पिता को फोन करते रहे। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ इतिका महेश्वरी, सी मीडिया। इन दिनों शिमला में स्कूलों के बच्चे अपने टिफिन में कुछ रोटियां एक्स्ट्रा लाते हैं। ये रोटियां गरीब लोगों के लिए होती हैं जो भूखे रहते हैं। एक एनजीओ के जरिए रोटियां जमा की जाती हैं और फिर गरीब लोगों को दे दी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मासूम स्कूली बच्चों ने एक एनजीओ के साथ मिलकर गरीबों की भूख मिटाने की पहल की है। मैं रोटी लेके आती हूँ हमेशा, और जो कैंसर हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए ही, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए कोई चपाती नहीं, उनके पास कुछ नहीं होता है, इसलिए हम उनके लिए चपाती बना के हमेशा देते हैं। इस सोच के साथ अगर हर कोई जीने लगे तो आज दुनिया में कोई भूखा ना रहे। जिंदगी का खागा सीख रहे इन बच्चों ने एक शानदार मिसाल पेश की है। ये बच्चे घर से अपने लंच में 1-2 रोटी एक्स्ट्रा लाते हैं ताकि ये रोटियां उन लोगों को दी जा सके जो गरीबी के चलते भूखे रहते हैं। दरअसल शिमला में एक सामाजिक संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग रोज गरीब मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए लंगर का आयोजन करती है और इस नेक काम में सबसे बड़ा योगदान शिमला के स्कूलों में पढ़ रहे इन बच्चों का होता है। हर मंडे और थर्सडे को उनके लिए चपातीज भेजते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए। तो अगर शिमला के हर घर से लोग अपने घर से भेजेंगे कुछ खाने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कि सबके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा और वो खाली पेट सोने नहीं जाएंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां अपने टिफिन में रोजाना उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा रोटी लाना नहीं भूलती
जो भूखे हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं। ये रोटियां शिमला के सामाजिक संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग को दी जाती हैं और उसके बाद ये सामाजिक संस्था शिमला के IGMC अस्पताल और कमला नेहरू अस्पताल के मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए लंगर की व्यवस्था करती है। बच्चों का एक्स्ट्रा एफर्ट अगर गरीबों की भूख मिटा सकता है तो आप भी ऐसा करके इन गरीबों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर सकते हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। 22,000 फीट पर बसे माउंट लियो परगिल को फतेह करने के लिए शिमला से रवाना हुआ ITBP का दल। CM वीरभद्र सिंह ने किया फ्लैग ऑफ। साहस, ताकत और आत्मविश्वास की भावना लिए ITBP यानी कि भारतीय तिब्बती सीमा पुलिस बल कई चोटियों को फतेह करने के बाद अब 22,222 फीट पर बसे माउंट लियो परगिल को फतेह करने के लिए शिमला से रवाना हुआ। ITBP के मुख्यालय तारादेवी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ITBP के पर्वतारोहण अभियान और 22 सदस्यीय दल को माउंट लियो परगिल के लिए रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ITBP के जवानों के साहस और प्रयासों की तारीफ करते हुए जवानों को शुभकामनाएं दी। मुझे यकीन है ये वही आसानी के साथ उसको फतेह करेंगे, उस पर चढ़ेंगे, ऊंचाई के ऊपर चढ़ेंगे और अपना झंडा उससे उनका न केवल अपना पर्वतारोहण का तजर्बा जो है और पुख्ता होगा, बल्कि उनको जो दृश्य वहाँ से दिखाई देंगे वो भी बाद में काम आ सकते हैं। इस मौके पर मौजूद ITBP के उत्तरी फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने जहां पूरे पर्वतारोहण अभियान के बारे में जानकारी दी, तो वहीं इस तरह के आयोजनों का मकसद भी साझा किया। उद्देश्य इसका है भी अपने एरिया के जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनको डोमिनेट करना है और बॉर्डर में एरिया की रखी करनी है, और जो नए लड़के आते हैं हमारे रिक्रूट्स भर्ती होके आते हैं उनको माउंटेन्स के बारे में बताना, उसमें स्किल माउंटेनिंग स्किल के बताना। वहीं इस पर्वतारोही दल की कमान संभाल रहे 43वीं वाहिनी के सिद्धार्थ कुमार अपने 3 साथियों के साथ सबसे ऊंचे 8,848 फीट पर बसे माउंट एवरेस्ट को भी इससे पहले फतेह कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों को देश के ऐतिहासिक जगह, कला, संस्कृति को जानने का सुनहरा मौका मिल रहा है, जिसकी वजह भारतीय सेना है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बच्चों को ऑपरेशन सद्भावना के तहत देश को करीब से जानने का मौका दिया है। जम्मू कश्मीर के बच्चों के चेहरे पर खुशी है, जिसकी वजह इंडियन आर्मी है। दरअसल ये बच्चे ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा थे, जो नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत दिल्ली, पटियाला और चंडीगढ़ घूमकर वापस पुंछ पहुंचे हैं। इस दौरान बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला, जिसके लिए उन्होंने आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। हम नेशनल इंटीग्रेशन टूर में 3 बड़े शहरों में गए, नई दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला। हमें बहुत अच्छा लगा। इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो चीज़ें हम अखबारों में और टीवियों में देखा करते थे, वो कभी हम अपनी आंखों से देखेंगे। हमने रेल म्यूज़ियम, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार देखा और बहुत खूबसूरत जगह देखा। नेहरू म्यूज़ियम, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद देखे। हमें बहुत ही खुशी हुई। सेना के इस अभियान का मकसद नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन और कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि सोनी प्रोजेक्ट गुजरात को आगे बढ़ने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। पीएम ने अजी डैम साइट पर जाकर मुआयना भी किया। इसके बाद पीएम ने जामनगर में रैली की। इस दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। रैली में मौजूद लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर नर्मदा जल की आरती उतारी। पीएम ने कहा, सोनी प्रोजेक्ट से गुजरात को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। જ્યારે હું ગુજરાતમાં નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો, ખેડૂતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે, વીજળી નહીં પાણી। મને બરાબર યાદ છે શરૂઆતના 2-3 વર્ષ
હું કોઈને મારી વાત સમજાવી નહોતો શકતો અને હું અડગ રહ્યો કે નહીં ભાઈ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ પાણી ઉપર પણ ગુજરાતે મને જે કંઈ શીખવાડ્યું ગુજરાત પાસેથી હું જે કંઈ શીખ્યો એ મને ખૂબ કામમાં આવે છે ભાઈ ઢગલો બન્યો હોય જો બરબાદ થઈ જાય તો પણ વીમો મળે એવો પાક વીમા ફસલ યોજનાની પ્રધાનમંત્રીની યોજના લઈ આવ્યા છે કિસાનને સુરક્ષિત કરવા માટેની પરફેક્ટ योजना સાથે કામ कर रहे हैं। सोनी योजना से नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के 11 जिलों में बांटा जाएगा। सौराष्ट्र में कुल 138 बांध हैं। इस योजना से 115 बांधों को नर्मदा का पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की ये गुजरात में पहली रैली थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमेरिका में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री ने कश्मीर हिंसा के लिए बिना नाम लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराया है। पेंटागन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कश्मीर में हिंसा के लिए सीमा पार से होने वाली घटनाओं को जिम्मेदार बताया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया कहा। We appreciate the support from United States in our efforts to eliminate terrorism in India's neighborhood. It's more of a violence which comes from across the border. And curfew, if you are aware, curfew is already being lifted. आज जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी फिर अलगाववादियों पर निशाना साधा। कहा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए किया जाना गलत है। बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जगह ऐसे ही फूड क्राफ्ट में है, IITs में है, डेंटल कॉलेजेस में है, सड़कों पे नहीं है। अगर वो इसी तरह उनका इस्तेमाल सड़कों पे जुलूस और पत्थर मारने के लिए किया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे पास न तो डॉक्टर होंगे, न इंजीनियर होंगे, न सड़कें होंगी। इस बीच कश्मीर में माहौल बिगड़ने के लिए पाकिस्तान की ओर से होने वाली फंडिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने कश्मीर में आतंकी हमले के लिए लश्कर, हिजबुल और जैश ए मोहम्मद को करोड़ों रुपए की फंडिंग की। कल ही नौहट्टा और महाराजागंज को छोड़कर 51 दिन बाद श्रीनगर में कर्फ्यू हटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने GB रोड इलाके में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तकरीबन 20 साल पहले GB रोड के इन्हीं तंग गलियों से अफाक ने एक मैकेनिक के तौर पर वो अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे वो जिस्म फरोशी के धंधे का बेताज बादशाह बन गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्स रैकेट चलाने वाले अफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अफाक के 6 ठिकाने थे जिसमें करीब 40 कमरों में 250 लड़कियां रह रही थीं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अफाक की रोज की कमाई 10 लाख से ज्यादा है। अफाक और सायरा के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। पुलिस को इनके अलग अलग बैंक खातों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश का पता चला है। आरोपियों के पास से 8 लग्जरी गाड़ियां भी मिली। दरिंदगी या पशुओं की तरह इनको फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स किया जाता था। पहली बार GB रोड की इन गतिविधियों पे मकोका केस हमने रजिस्टर किया। अफाक और सायरा के पास दिल्ली के शाहीन बाग में घर, जैतपुर में फार्म हाउस और बेंगलुरु में भी करोड़ों की संपत्ति है। पुलिस के मुताबिक रैकेट में शामिल लड़कियों को पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और नेपाल से लाया गया था। लड़कियों पर नजर रखने के लिए अफाक और सायरा ने कुछ महिलाओं को तैनात कर रखा था। पुलिस ने अफाक और उसकी पत्नी को जिस्म फरोशी और ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार किया था। बाकायदा पूरी तरह से एक सिंडिकेट के तौर पर वो यहाँ पर काम करता था। यूपी के मेरठ में सिर्फ 250 रुपए के लिए कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़के को पीटते पीटते अधमरा कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महज 250 रुपए के लेन देन को लेकर कुछ लड़कों ने संदीप नाम के एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। वारदात 2 दिन पहले की है। अब CCTV वीडियो सामने आया है। शास्त्री नगर में रहने वाला संदीप नाम का लड़का सड़क पर जा रहा था, तभी पीछे से आए 4 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। पहले लड़के ने संदीप को पीटते हुए सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद सबने मिलकर उसे लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। इसके बाद एक लड़के ने ईंट उठाकर संदीप के सिर पर कई वार किए। जब उसने उससे पैसे मांगे तो मेरे बड़े बेटे ने कहा, जिसकी आज ये ICU में,
उसने कहा कि तू मेरे छोटे भाई को परेशान मत कर, तू एक काम कर, जो मेरे 500 रुपये हैं उसको तो मतलब जो है 250 रुपये काट के और 250 रुपये मुझे लौटा दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं लौटा दूँगा। बस इतनी सी बस ये लेन देन है 250 रुपये। पीड़ित संदीप कुमार मेरठ में ही नापतोल विभाग में काम करता है। संदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और अब बात ऐसे नेशनल खिलाड़ी की जो सिस्टम से हार गया। अंबाला में हॉकी का नेशनल प्लेयर ठेला खींचने के लिए मजबूर है। किसी दौर में मेडल जीतने का मादा रखने वाले हॉकी खिलाड़ी तारा सिंह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाने को मजबूर है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सर पर लोगों का सामान ढो रहा ये शख्स एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी है, लेकिन हालातों ने आज उसे कुली बनने के लिए मजबूर कर दिया। ये तमाम सर्टिफिकेट्स तारा सिंह की कामयाबी की कहानी बयान कर रहे हैं। अपने शानदार खेल के जरिए तारा सिंह ने विपक्षी टीम के खिलाफ गोल पर गोल कर वाहवाही बटोरी थी। 1999 की नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा के लिए खेलते हुए तारा सिंह ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया था। उस वक्त नेशनल लेवल पर हॉकी खेलते हुए तारा सिंह ने कई मेडल अपने नाम किए थे, लेकिन सरकारी सिस्टम में फंसकर तारा सिंह का पूरा जीवन आर्थिक तंगी में फंस गया और वो हॉकी को छोड़ कुली बन गए। मैं नेशनल लेवल तक खेला हूँ, जिसमें हॉकी में था मैं, तो उसमें मेरी सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन थी। उसमें हमने कई बार स्टेट भी जीती है, विनर रहे हैं, और नेशनल में भी हमारे पूरे ऑल इंडिया में सेकंड पोजीशन थी। मतलब कि जिस हिसाब से हम खेले हैं या हमने करा है उस हिसाब से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाया, जिसके कारण मुझे कुलीगिरी करनी पड़ रही है। लेकिन ये है, चलो जो भी है काम मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि कुछ हमें हमारे बारे में सोचा जाए, या कि हम यहाँ लोगों का वजन उठा रहे हैं उससे हमें कुछ अलग से मिले। दरअसल जब तारा सिंह को सरकार से कोई मदद नहीं मिली तो वो आखिरकार परिवार का पेट भरने के लिए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने लगे। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तारा का हॉकी से मोह भंग नहीं हुआ। और अब जाते जाते देखिए आज के मौसम का हाल। दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा के बड़े शहरों में तापमान 35 डिग्री से नीचे बना हुआ है। दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुड़गांव में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिसार में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के भटिंडा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और अमृतसर में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि लुधियाना और पटियाला में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। हिमाचल के धर्मशाला में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं शिमला में 1 डिग्री की गिरावट के साथ तापमान 23 डिग्री पहुंच गया है, जबकि मनाली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया। मनाली के तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है, जबकि श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मंजूर पठान, जी मीडिया।